फ्रेंड्स, जैसा कि टेली कम्युनिकेशन में हम अक्सर सुनने को आता है मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी। तो मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी क्या है? मल्टीपल एक्सेस जैसा कि नाम से क्लियर है कि मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस जो मेरे पास रिसोर्स हैं, चाहे हम 2G में बात कर रहे हैं या फिर 3G में या फिर CDMA में, तो या फिर हम LTE में बात कर रहे हैं। तो हम जो मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है वो मल्टीपल यूज़र, मतलब बहुत सारा एक ग्रुप ऑफ यूज़र को कैसे हम उनको वो एक्सेस कर सकेंगे। हमारी फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम है उसको कैसे वो मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी होती है वो कहलाती है मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी। अब हम कौन कौन सा मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी जनरली यूज करते हैं, जैसे FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसी तरह है फिर WCDMA वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA और WCDMA अप्रॉक्स सेम है, बस WCDMA वाइड बैंड के लिए यूज होता है। OFDMA ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और SCFDMA सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब यहाँ नाम से क्लियर है कि हम यहाँ फ्रीक्वेंसी का डिवीजन करते हैं। मान लेते हैं हमको स्पेक्ट्रम जो है कंप्लीट मेरे पास जो है फ्रीक्वेंसी बैंड जो अलॉटेड है वो 1000 किलोहर्ट्ज़ है। तो हम 1000 किलोहर्ट्ज़ या तो एक यूज़र को शेयर कर दें, तो हम मैक्सिमम एक यूज़र ही मेरा एक्सेस कर सकता है। तो हम क्या किए, इस 1000 किलोहर्ट्ज़ को छोटे छोटे कैरियर फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किए, जैसा कि 2G में करते हैं। 200 किलोहर्ट्ज़ का एक एक कैरियर लिए, तो टोटल मेरे पास कितने कैरियर हो रहे हैं? 5 कैरियर। अब हम इस 5 कैरियर को, पहले कैरियर को UV1 को अलॉट कर दिए, दूसरे को UV2 अलॉट कर दिए। इसमें हमको बीच में गार्ड बैंड भी छोड़ना पड़ेगा जिससे कि इंटरफेरेंस ना हो। जो हम कैरियर हम जनरेट कर रहे हैं उसमें हमको गार्ड बैंड की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरा यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ प्रॉपर नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक कैरियर दूसरे कैरियर के बीच में हमको गार्ड बैंड देना पड़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास 4 कैरियर फ्रीक्वेंसी है और ये एक जैसे F1 है, एक कैरियर है, ये UV1 को ऑल टाइम के लिए, टाइम डोमेन में कंप्लीट टाइम के लिए अलॉट है। अब UV1 इसमें कम्युनिकेट करता रहेगा। इसी तरह F2 UV2 के लिए है, F3 UV3 के लिए है और बीच में गार्ड बैंड यूज करेंगे कि आपस में कैरियर में इंटरफेरेंस ना हो। जैसे 2G में हम करते हैं कि हमारे पास एयरप्शन रहते हैं 75, 73, 86 जो भी है एयरप्शन है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि गार्ड बैंड न दे करके हम क्या करते हैं कि कैरियर फ्रीक्वेंसी में ही मिनिमम 2 का डिफरेंस, जैसे आपस में जो सामने फेसिंग है, तो एक में अगर हम 73 यूज कर रहे हैं तो सामने वाले में 75 यूज करेंगे। 2 का डिफरेंस हो जाने से ऑलरेडी वो मेरा गार्ड बैंड क्रिएट हो जाता है। तो ये मेरा तरीका है फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें, मल्टीपल यूज़र मेरे यूटिलाइज कर सकें। अब ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें हम जो मेरा कंप्लीट अवेलेबल बैंडविड्थ है वो जो है हम छोटे छोटे कैरियर में डिवाइड कर दे रहे हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को मेरे एक्सेस कर सकें। लेकिन अब 200 किलोहर्ट्ज़ का कैरियर ले रहे हैं तो मेरे पास मान लेते हैं 2 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ अवेलेबल है, तो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम यूज़र? 10 हो पाएंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें भी थोड़ी सी कमियां थी। TDMA आगे आपका आ रहा है, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नाम से क्लियर है कि टाइम डिवीजन मीन्स क्या हो रहा है कि मान लेते हैं मेरे पास एक कैरियर फ्रीक्वेंसी है, जैसा कि F1 अभी हम देखें 200 किलोहर्ट्ज़ का। तो हम इसको क्या करेंगे कि टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देंगे। इसमें 2G में जैसा कि हम एक टाइम स्लॉट 0.577 मिली सेकेंड का होता है, तो ये देख रहे हैं 0.577 मिली सेकेंड, 0.577 मिली सेकेंड, टोटल मिला के 4.615 मिली सेकेंड का एक मेरा फ्रेम हो गया, रेडियो फ्रेम। तो हम पहला 0.57 मिली सेकेंड UV1 एक यूजर को दे देंगे, फिर अगला 0.57 मिली सेकेंड, थोड़ा इसको वेट करके फिर अगले को सेम कैरियर यूज करेगा,
हम जिसको अलग अलग टाइम में, अलग अलग टाइम डोमेन में यूज करेगा यूवी, तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। और इस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक कैरियर मेरा जो है, एक कैरियर जो है 8 यूजर को हैंडल कर सकता है। मेरी कैपेसिटी बढ़ गई और ये टाइम इतना कम होता है कि किसी भी यूजर को पता नहीं चलता है कि उसको डिले हो रहा है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि एफडीएमए में हम 4 एआरएफसीएन मेरे हैं, 4 कैरियर हैं, तो 4 यूजर मेरे एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन जब हम टीडीएम में यूज कर रहे हैं, टाइम में भी डिवीजन कर दे रहे हैं। पहले हम जो बैंडविड्थ अवेलेबल था उसको फ्रीक्वेंसी में डिवीजन किए, फिर उसके बाद हम उसको टाइम में भी डिवीजन कर दिए। तो हम देख रहे हैं एक कैरियर फ्रीक्वेंसी 8 यूजर यूज कर पा रहा है। तो मेरा अब जो है, अगर 4 मेरे पास कैरियर है तो 8 8 8 32 यूजर, जो मेरा पहले 4 यूजर हो रहे थे, अब वो 4 यूजर से बढ़ के 32 हो गया। तो हम जैसा कि 2G में हम जानते हैं कि 2G में हम एफडीएमए और टीडीएमए दोनों यूज करते हैं, जिससे हम मल्टीपल यूजर को जो है एक्सेस कर सकें हमारी फ्रीक्वेंसी को। अब अगला जो मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी है सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एफडीएमए टीडीएमए में भी थोड़ी सी कम थी कि यूजर उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे, तो आगे आया कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो कंप्लीट जो आपको बैंडविड्थ जो अलॉटेड है, वो जो है सारा ट्रांसमीटर यूज करेगा। जितने भी ट्रांसमीटर है वो कंप्लीट बैंडविड्थ उनको अलॉट कर दी जाती है, या बोलेंगे कि सारा यूजर जो है कंप्लीट बैंडविड्थ को यूज करता है। तो कैसे यूज करता है, तो इसमें 2 टेक्नोलॉजी यूज होती है। एक है स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस। स्प्रेड स्पेक्ट्रम नाम से क्लियर है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, छोटी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट बैंडविड्थ पे स्प्रेड मतलब फैला दी जाती है, उसके बाद वो सेंड की जाती है। तो ये हो गया स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस। दूसरा है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब जो सारे यूजर के लिए डाटा जो है इस पर मेरा स्प्रेड किया जा रहा है, तो हर यूजर के लिए डाटा अलग अलग हो, उनको इंटरफेरेंस ना हो, तो उसके लिए अलग अलग स्प्रेड कोड यूज किए जाते हैं फैलाने के लिए। इस पे जो है हमको इसको फैलाना है तो अलग अलग कोड यूज किए जाते हैं, उसको स्प्रेड कोड बोल सकते हैं। अब सीडीएम में आगे बढ़ते हैं तो इसमें देख रहे हैं कि हम 2 तरह के कोड यूज हो रहा है, लेकिन जो कोड इसमें यूज होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होंगे जिससे वो आपस में इंटरफेरेंस ना हो मेरा। इसमें वॉस कोड यूज होता है। वॉस कोड यूज होता है कि मेरा जो ट्रांसमीटर है, वॉस कोड टोटल कितने हैं, टोटल है मेरे 64, जीरो से लेकर 64। वॉस कोड 0 जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें वो पीएन ऑफसेट जो है पायलट ट्रांसमिट कर रहा है। वॉस कोड 32 सिंक्रोनाइजेशन के लिए है। वॉस कोड 1 से 7 से लेके ये पेजिंग कंट्रोल चैनल इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। और वॉस कोड 8 से लेके 63 तक ये ट्रैफिक डेटा शेयर कर रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 63 - 8 मीन्स अप्रॉक्स कहेंगे तो 55 आपके यूजर या 50 यूजर हो पा रहे हैं, जो कि मेरा जो है 2G में हो रहे थे कितने, टोटल मिला के 32 हो पा रहे थे। तो यहाँ मेरे यूजर भी बढ़ गए। सीडीएम में ये कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो गया। ये डिफरेंस कोड हर यूजर के लिए अलग अलग कोड जो है असाइन कर देते हैं, जिससे मेरा कई सारे यूजर जो है, जैसे एक यूजर को मेरा UV1 को वॉस कोड 8 अलॉट हो गया, दूसरे को हम ट्रांसमिट कर रहा है मेरा ट्रांसमीटर, तो वो वॉस कोड 63 यूज कर रहा है। इसी तरह वॉस कोड 9 यूज करेगा, तो हम मल्टीपल यूजर एक्सेस कर पा रहे हैं ये कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के थ्रू। और मेरी इन्फॉर्मेशन क्या है, कंप्लीट बैंडविड्थ पे स्प्रेड की जाती है। अब इसमें क्या है कि मल्टीपल यूजर जो है, ट्रांसमीटर मेरा मल्टीपल यूजर को डेटा सेंड कर रहा है, तो वो वॉस कोड के थ्रू यूज कर रहा है। वॉस कोड जो है मेरा क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो यूजर में आपस में डेटा में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ट्रांसमीटर हैं, BTS हैं, तो वो सारे एक ही
फ्रीक्वेंसी मतलब कंप्लीट फ्रीक्वेंसी उनको अलॉटेड है, वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो यूवी कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि कौन से बीटीएस का या कौन से ट्रांसमीटर से उसको सिग्नल रिसीव हो रहा है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे पायलट पीएन ऑफसेट यूज होता है, पीएन सीक्वेंस जनरेटर होता है। तो अलग अलग जो है मेरा बीटीएस वो अलग अलग पायलट पीएन ऑफसेट डिफाइन किया जाता है। इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 511 तक। ये यूज हो रहा है कि ट्रांसमीटर में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। और वॉस कोड जो है ये एक ट्रांसमीटर से जितने मेरे यूजर अटैच हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग यूजर को अलग अलग वॉस कोड डिफाइन रहेगा, अलॉट रहेगा। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ UV1 को W1, इसको W8, इसको W10। तो ये हो गया मेरा CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और CDMA WCDMA, इसमें अप्रॉक्स दोनों सेम है, सेम टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। बस ये है वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जैसे CDMA में क्या था कि हमको 1.25 मेगाहर्ट्ज अप्रॉक्स बैंडविड्थ रहती थी, अवेलेबल थी, नैरो बैंडविड्थ थी। अभी WCDMA में 5 मेगाहर्ट्ज हम देखे हैं कि हमारे 5 मेगाहर्ट्ज पे 3G चल रहा था। तो यहाँ वाइड बैंड हो गया। तो यहाँ पे जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो रहा है वो वाइड बैंड के लिए हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सेम चीज़ यूज हो रहा है, इट यूजेस स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सेम चीज़ है, यहाँ नामनक्लेचर बस चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ें हो रही हैं कि मेरी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो होल बैंडविड्थ पे स्प्रेड कर दी जाएगी, जिसके लिए मेरा स्प्रेडिंग कोड यूज होगा। अब क्या हो रहा है, इसमें नॉमनक्लेचर चेंज हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो एक नोड बी से मेरे मान लेते हैं कई सारे यूजर अटैच हैं, मान लेते हैं 3 यूजर्स या 4 यूजर्स जितने भी अटैच हैं, तो वो अलग अलग चैनलाइजेशन कोड यूज करेगा। एक यूजर से कम्युनिकेट कर रहा है तो अलग चैनलाइजेशन कोड होगा, दूसरे यूजर से अलग चैनलाइजेशन कोड होगा। अपलिंक और डाउनलिंक के लिए भी चैनलाइजेशन कोड डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो वो यूजर को पता रहता है कि उसको कौन सा कोड अलॉट हुआ है। अब इसी तरह यहाँ पे अलग अलग नोड भी हैं, उन नोड यूवी कैसे नोड बी को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, क्योंकि होल बैंडविड्थ जो मान लेते हैं 5 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है वो इसको भी वही अलॉट है, वही इसको भी अलॉट है, सेम सबको अलॉट है। तो उसके लिए यहाँ पे जो टर्म यूज होता है वो स्क्रैम्बलिंग कोड यूज होता है। तो हम अलग अलग कोड जो है इसमें डिफाइन करते हैं। इसकी भी वैल्यू 0 से लेके 511 तक है। अब बात ये आती है चैनलाइजेशन कोड कितने हो सकते हैं, कि नंबर ऑफ यूजर तो उस पर डिपेंड करेगा कि चैनलाइजेशन कोड कितने हैं मेरे पास। तो चैनलाइजेशन नंबर ऑफ चैनलाइजेशन कोड जो है स्प्रेडिंग फैक्टर पे यूज होगा। स्प्रेडिंग फैक्टर मतलब हम कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो कितने चिप पे स्प्रेड हो रही है। 4 बिट इन्फॉर्मेशन हम 6 चिप पे स्प्रेड कर रहे हैं या फिर 200 चिप्स पे स्प्रेड कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड कर रहा है कि उतने मेरे चैनलाइजेशन कोड होंगे। स्प्रेडिंग फैक्टर जैसे 16 है, 256 है, ये 4 से लेके 512 तक यूज किए जा सकते हैं। अगर हम 512 यूज करेंगे तो मतलब मेरे चैनलाइजेशन कोड बहुत कम हो जाएंगे। SF16 अगर यूज करेंगे तो मेरे चैनलाइजेशन कोड बढ़ जाएंगे। तो ये था मेरा WCDMA। WCDMA में जो मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सेम चीज़ CDMA में भी यूज हो रही है। अब आगे आते हैं OFDMA। LTE में अभी जैसे हम OFDMA यूज करते हैं, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब नाम से क्या क्लियर हो रहा है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मतलब FDMA तो यूज हो ही रहा है इसमें। एक्चुअली OFDMA कम्बिनेशन है, इसमें आप फ्रीक्वेंसी डिवीजन भी कर रहे हैं, टाइम डिवीजन भी कर रहे हैं और साथ में, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो कंप्लीट बैंडविड्थ है वो मेरा इसमें ई नोड बी को कंप्लीट बैंडविड्थ अलॉट कर दी जाती है, लेकिन जो कंप्लीट बैंडविड्थ है वो यूजर को, बहुत सारे यूजर हैं उनको कैसे एक्सेस कराया जाएगा, मल्टीपल यूजर को।
तो उसके लिए इसमें क्या किया गया है कि कंप्लीट बैंडविड्थ को छोटे छोटे सब कैरियर में डिवाइड कर दिया गया है। 15 किलोहर्ट्ज़ के छोटे छोटे सब कैरियर हैं। यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरा ये कंप्लीट बैंडविड्थ है, 20 मेगाहर्ट्ज़ भी हो सकती है। तो 20 मेगाहर्ट्ज़ होगी तो 20 मेगाहर्ट्ज़ में हम जानते हैं 100 रिसोर्स ब्लॉक होते हैं और 1 रिसोर्स ब्लॉक में 12 सब कैरियर होते हैं। तो यहाँ सब कैरियर है 15 किलोहर्ट्ज़ का, F1 F2 F3 से लेके F12। हम यहाँ एक रिसोर्स ब्लॉक दिखा रहे हैं। अगर 20 मेगाहर्ट्ज़ है तो आपका टोटल मिला के 1200 सब कैरियर अवेलेबल होंगे। अब ये सब कैरियर जो हम डिवाइड कर रहे हैं ये आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल होंगे जिससे आपस में डेटा जो है इंटरफेरेंस नहीं होगा यूजर में। सारे F1 F2 से ऑर्थोगोनल है, F1 F3 से ऑर्थोगोनल है। सभी जो मेरे सब कैरियर हैं वो 1200 हैं तो 1200 सभी ये ऑर्थोगोनल होंगे। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी को हम छोटे छोटे सब कैरियर में डिवाइड कर रहे हैं 15 किलोहर्ट्ज़ में, लेकिन सारे मेरे ऑर्थोगोनल हैं। अब ऑर्थोगोनल को अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑर्थोगोनल क्या कहता है कि एक फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1T, दूसरा सब कैरियर F2T, ये ऑर्थोगोनल होंगे जब इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब इंटीग्रेशन 0 to 2 0T इसका टाइम पीरियड है जो 66.67 इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा आएगा 0 आना चाहिए। अगर दोनों फंक्शन का इंटीग्रल 0 to T 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों मेरी फंक्शन जो है वो ऑर्थोगोनल हैं। तो ये क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। इस हिसाब से डिवाइड किया गया है कि ये सारे फ्रीक्वेंसी जो है, सारे सब कैरियर जो है जो हम डिवाइड करते हैं 15 किलोहर्ट्ज़ के सब कैरियर में डिवाइड करते हैं वो सारे आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे F1 मान लेते हैं 15 किलोहर्ट्ज़ है, सिंगल साइकिल, फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है 30 किलोहर्ट्ज़, डबल साइकिल। एक्चुअली हर्ट्ज़ डिनोट क्या करता है? हर्ट्ज़ डिनोट करता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकेंड। तो 15 किलोहर्ट्ज़ मतलब होगा 1 सेकेंड में 1500 साइकिल। लेकिन 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम चूँकि टाइम पीरियड T 66.67 माइक्रोसेकंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका चूँकि टाइम पीरियड भी होगा T = 1/f, तो इसका 1 साइकिल हुआ, इसका 2 साइकिल हुआ, इसका ये 45 किलोहर्ट्ज़ है, ये 3 टाइम्स साइकिल हो गया। अब इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखा रहे हैं कि ये मान लेते हैं 15 किलोहर्ट्ज़ है। 50 फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम इसको डिनोट करेंगे 15 किलोहर्ट्ज़ पे इसका पीक वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है, 30 किलोहर्ट्ज़ का यहाँ ऑब्टेन हो रहा है। अब इसको अगर हम एक साथ मैप करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं सारे सब कैरियर को, तो अभी हम 2 सब कैरियर का एग्जांपल लेकर करते हैं। तो ये मेरा F1 है, F1 सब कैरियर ब्लैक में दिख रहा है, इसका पीक वैल्यू यहाँ पे है 15 किलोहर्ट्ज़। जिस समय F1 का पीक वैल्यू है उस समय F2 का वैल्यू 0 है। इसी तरह जितने भी मेरे कैरियर सब कैरियर फ्रीक्वेंसी होंगे, तो अगर F1 का पीक होगा तो बाकी सारे सब कैरियर का पीक उस समय जो है वैल्यू 0 आएगा। इसी तरह F2 का जब पीक है तो यहाँ देख रहे हैं F1 की वैल्यू 0 है, तो ये मेरा इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो ये मेरा ऑर्थोगोनल मतलब हो गया कि कोई कोलैप्स नहीं कर रहा है। जब F1 की वैल्यू पीक हो रही है तो बाकी सारे 0 हो रहे हैं, F2 की वैल्यू पीक हो रही है तो बाकी अदर सब कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो वैल्यू है वो पीक वैल्यू वो 0 हो रही है। तो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में ऐसे होता है। अब OFDM सिंबल जनरेशन कैसे होता है? OFDM सिंबल जनरेशन के लिए जो भी आर्किटेक्चर है हम देख रहे हैं कि जो मेरा इनपुट डेटा होगा, जो भी डेटा है मेरा इंफॉर्मेशन जो है मेरा है, उसको पहले हम मॉडुलेशन करते हैं। मॉडुलेशन जैसे QPSK 16 QAM 64 QAM जो भी मॉडुलेशन है, मतलब RF कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। मॉडुलेशन किए तो हमें मॉडुलेटेड सिंबल ऑब्टेन हुआ। अब उस सिंबल को जो मेरा सब कैरियर है उस पर हम मैप कर देते हैं। मैप करने के बाद जो है ये उसका हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है? उसको टाइम डोमेन में
जो मेरा कंप्लीट है उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर देता है, टाइम डोमेन सिग्नल में टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसके बाद उसमें हम साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड कर देंगे। साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करने के बाद डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करेंगे। फिर जो मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी है आरएफ फ्रीक्वेंसी उसके साथ जो है मॉडरेट कर देंगे। उसके बाद पावर एम्पलीफायर एम्पलीफाई करके उसको हम ट्रांसमिट कर देंगे। तो ये मेरा प्रोसीजर हो गया। थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा समझते हैं कि जो मॉडलेटेड मेरा सिंबल है, जैसा कि हम बोले कि मॉडलेटेड सिंबल जो है उसको हम सब कैरियर पे मैप करते हैं। अब सब कैरियर पे मैप किए, ये सारे पे जो भी मॉडलेटेड सिंबल है मैप कर दिए। मैप करने के बाद क्या हो रहा है कि हम IFT इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन मैथमेटिकल देखेंगे तो कन्वर्ट कर रहा है टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। तो करते क्या है कि सब कैरियर पे मैप करने के बाद जो पहले उसमें देख लेते हैं सेंट्रल, मानते हैं 1200 है तो उसका सेंट्रल, या 600 सब कैरियर है तो उसका सेंट्रल ले लेंगे। तो सेंट्रल के जस्ट ऊपर वाला रिसोर्स एलिमेंट वो मल्टीप्लाइड होता है। मतलब सेंट्रल के दो पार्ट हो गए, एक अपर हाफ हो गया, एक लोअर हाफ हो गया। तो सेंट्रल से जस्ट ऊपर अपर हाफ में जो पहला आपका रिसोर्स एलिमेंट है वो मल्टीप्लाइड होता है 1 इंटू सब कैरियर स्पेसिंग। सब कैरियर स्पेसिंग कितना है? 15 किलोहर्ट्ज़। ये एक्चुअल में इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर जो अपर हाफ वाले हैं वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होते हैं और जो लोअर पार्ट वाले हैं वो निगेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ऊपर वाले जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो +15 किलोहर्ट्ज़ हो गया, नीचे वाला मल्टीप्लाई हुआ ये -15 किलोहर्ट्ज़ हो गया। अब इन दोनों के बीच में देख रहे हैं 30 किलोहर्ट्ज़ का गैप आ गया। मीन्स OFDM जब सिंबल जनरेट होता है तो जो सेंटर का होता है 15 किलोहर्ट्ज़ नल होता है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। इसी तरह हम ऊपर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से, ऐसे आता जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करते जाएंगे माइनस में आता जा रहा है। अब ये जो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे जो ऑप्टेन होंगे, 1200 सब कैरियर हैं तो 1200 ऑप्टेन होंगे। इनको जब हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमको एक कंपोजिट टाइम डोमेन सिग्नल ऑब्टेन होता है जो इस तरह आपको दिखेगा। अब 1200 सब कैरियर को जो हम ऐड करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पीक टू एवरेज पावर रेशियो PAPR जो बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा होता है। ये मेरा ड्रॉबैक है एक OFDM सिंबल। OFDM जो है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में OFDM सिंबल जब जनरेट हो रहा है तो इसमें PAPR एवरेज पावर रेशियो जो है ये मेरा बहुत ज़्यादा ऑब्टेन हो रहा है, तो ये मेरा ड्रॉबैक है। तो इसको हम, इसमें क्या होगा फिर ज़्यादा मेरी बैटरी खर्च होगी, ज़्यादा पावर मेरा कंज्यूम होगा, तो ये हम अपलिंक में नहीं यूज कर सकते हैं। तो अपलिंक में टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं SCFD में। SCFD में क्या है? सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये अपलिंक के लिए LT में यूज कर रहे हैं। सेम चीज़ इसमें भी रहेगा, सब कैरियर इसमें भी सारे ऑर्थोगोनल होंगे और सब कैरियर स्पेसिंग 15 किलोहर्ट्ज़ की होगी। इसमें आपका पीक टू एवरेज पावर रेशियो कम होगा जो OFDM का ड्रॉबैक था। इसको जनरेट करने के लिए SCFD में सिंबल जनरेट करने के लिए जस्ट सेम प्रोसीजर OFDM का है, बस इसमें क्या है कि जब हम मॉडलेटेड सिंबल को सब कैरियर पे मैप करने से जस्ट पहले उस पर हम FFT यूज करते हैं, FFT प्रीकोडिंग यूज करते हैं। देखते हैं इसमें, देखिए इनपुट डाटा सिंबल है, जो भी मेरा इनपुट डाटा है उसको पहले हम मॉडलेट कर रहे हैं प्रॉपर, जो भी मॉडलेशन टेक्निक एज पर RF कंडीशन या रिक्वायरमेंट है। मॉडलेटेड सिंबल ऑब्टेंड हुआ। मॉडलेटेड सिंबल मेरा किस प्रोसेस से गुजर रहा है? FFT फोरियर ट्रांसफॉर्म या DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, दोनों चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो FFT क्या करता है? FFT जो मेरा ये मॉडलेटेड सिंबल जो ऑब्टेन हो रहा है इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद जो है फिर हम उसका मैपिंग जो है सब कैरियर पे करते हैं। इतना पोर्शन मेरा बस FFT अलग से ऐड हो गया।
बाकी फिर सेम प्रोसीजर है। मैपिंग ऑन सब कैरियर के बाद फिर हम IFT इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन सिग्नल ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, फिर साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करते हैं, फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और उसके बाद फिर जो है हम जो RF फ्रिक्वेंसी को मिक्स करके एम्पलीफाई करते हैं पावर एम्पलीफायर से और ये ट्रांसमिट कर देते हैं। तो सेम प्रोसीजर है OFDM में, लेकिन इसमें PAPR पीक टू एवरेज पावर रेशियो काफ़ी कम होता है। अब कैसे होता है वो चीज़ देते हैं। एक्चुअली पीक टू एवरेज पावर रेशियो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सब कैरियर जो है हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं प्रोसीजर जो है इसमें। पहला प्रोसीजर FFT का है। मॉडुलेट मान लेते हैं 144 मॉडुलेटेड सिंबल है। तो FFT क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि, और UV को इसमें क्या होता है कि UV को अब ई नोड बी को कंप्लीट जो बैंडविड्थ है 20 मेगाहर्ट्ज़ है, तो टोटल 1200 सब कैरियर प्रोसेस करने हैं। तो 1200 सब कैरियर प्रोसेस करने हैं, तो उसमें क्या है IFT में आपका पीक टू एवरेज पावर रेशियो बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि एक UV को हम मान लेते हैं एक रिसोर्स ब्लॉक अलॉट होगा या मैक्सिमम 2 रिसोर्स ब्लॉक अलॉट होगा, कंप्लीट बैंडविड्थ तो अलॉट नहीं होगी। तो इसमें नंबर ऑफ सब कैरियर कम होंगे। तो हम मान लेते हैं कि इस UV को 12 सब कैरियर मतलब एक रिसोर्स ब्लॉक अलॉट हुए हैं। अगर ये रिसोर्स ब्लॉक कॉन्टीन्यूअस है F1 F2 F3 F12 तक, तो मेरा PAPR बहुत कम ऑब्टेन होगा। लेकिन अगर ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, एक यहाँ पे है सब कैरियर, एक फिर 10 छोड़ के है 11, फिर ऐसे करके काफ़ी गैप कर करके है, तो उसमें PAPR काफ़ी ज़्यादा, इससे काफ़ी ज़्यादा नहीं मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्टेन होगा बोलते हैं। और ये कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो कॉन्टीन्यूअस अगर मान लेते हैं 12 सब कैरियर इसको अलॉट है, तो FFT क्या करता है कि जो भी मेरा मॉडुलेटेड सिंबल है, मान लेते हैं 144 मॉडुलेटेड सिंबल है, तो ये क्या करेगा 12 सिंबल सेलेक्ट कर लेगा कोरिलेटर 0 में, फिर 12 सिंबल कोरिलेटर 1 में। इस 144 सिंबल को उतने ही पॉइंट में ये ब्रेक करता है जितने आपको सब कैरियर अलॉट हुए हैं। मेरे 12 सब कैरियर अलॉट हुए हैं, तो 144 सिंबल है, तो 12 सिंबल यहाँ पे कोरिलेटर 0 में, 12 सिंबल कोरिलेटर 1 में, इसी तरह सारे में 12 सिंबल्स इनपुट एज ए इनपुट डाला। और इसके करस्पॉन्डिंग कोरिलेटर जो है, कोरिलेटर क्या करेगा, ये फ्रीक्वेंसी को उसके करस्पॉन्डिंग एक्सट्रैक्ट करेगा, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करेगा। करने के बाद जो है ये रिसोर्स एलिमेंट पे ये मैप कर देगा उसके करस्पॉन्डिंग। अब ये 12 रिसोर्स एलिमेंट पे मेरा मैप कर दिया। 12 रिसोर्स एलिमेंट पे मैप करने के बाद क्या हो रहा है कि फिर सेम प्रोसीजर वही करना है हमको, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म IFFT करना है। अब इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर हल्का सा चेंज आता है। इसमें मेरा जो 12 सब कैरियर है, ये मान लेते हैं 12 सब कैरियर मेरा सेंट्रल बैंडविड्थ 6 सब कैरियर सेंट्रल ऑफ बैंडविड्थ के ऊपर है और 6 सब कैरियर सेंट्रल ऑफ बैंडविड्थ के नीचे है, मतलब 6 अपर हाफ में है 6 लोअर हाफ में है। तो ये क्या करता है सेंट्रल के जस्ट ऊपर वाले को सब कैरियर को 0.5 से मल्टीप्लाई करता है इंटू सब कैरियर स्पेसिंग। सब कैरियर स्पेसिंग 15 किलोहर्ट्ज़ का ही है। तो अब हमें जो ऑब्टेन होगा वो अपर हाफ में +7.5 और नीचे -0.5 से मल्टीप्लाई करता है, तो नीचे क्या ऑब्टेन होगा -7.5। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ मेरा कोई नल सब कैरियर नहीं ऑब्टेन होता है, जैसा कि मेरा डाउनलिंक में ऑब्टेन हो रहा था नॉर्मल OFDM सिंबल जब हम जनरेट कर रहे थे। अब सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑब्टेन हो रहा है, तो यहाँ पर 12 ही ऑब्टेन हो रहे हैं, 12 को ये ऐड करेगा। अब 12 सब कैरियर जब ऐड हो रहे हैं, तो जो कंपोजिट टाइम्स डोमेन सिग्नल ऑब्टेन होगा उसमें PAPR ऑब्वियसली कम ऑब्टेन होगा। तो ये देख रहा है इस तरह। अब यहाँ उसमें दिक्कत क्या होती है कि नोड बी को सारे के सारे प्रोसेस करने हैं सब कैरियर को, और इसको जितना UV को अलॉट है उतना करने हैं, तो PAPR मेरा नॉर्मल सी बात है कम ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया SCFD में सिंबल जनरेशन।
तो आज हम देखें मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी डिफरेंट जो यूज हो रही हैं, FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA, SCFDMA। थैंक यू।